तो ना आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, इससे ये ध्यान रखना कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो जो साउंड वेव है वो भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। बट फिर 12th में एक टॉपिक क्या पूरा चैप्टर है, लाइट वेव, साउंड वेव। मतलब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्चुअली में क्या होता है कि एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, और साउंड वेव और लाइट वेव में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो इसी का ही एक्सटेंशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ नहीं आया तो बस ये ध्यान रख लेना कि ये साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के दोनों तुम्हारे से, तो तुम्हारे दिमाग से दोनों के दोनों मिसिंग आउट है। मतलब इनको समझना, ठीक है ना। तो कोशिश करना भाई कि तुम लोगों को ना रेगुलरिटी मेंटेन रहे जरा, ये पूरा चैप्टर है। इसमें हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो ये एक होती है पीरियोडिक मोशन। किसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं? देखो, कोई भी मोशन, एनी मोशन दैट repeats itself after a fixed interval of time। ये ध्यान रखना कि जो रिपीटिशन है वो फिक्स्ड टाइम के बाद होना चाहिए। तो जो भी इंसिडेंट अपने आप को रिपीट करती है फिक्स इंटरवल में, तो वो एक पीरियोडिक मोशन कहलाती है। जैसे सपोज कीजिएगा कि हमारी क्लास वो अगर 9:30 होगी, तो ये रोज 9:30 रिपीट होती है, तो ये भी एक पीरियोडिक इवेंट है। जैसे अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी एक पीरियोडिक इवेंट है। सन के अराउंड अर्थ का रिवोल्यूशन जो है वो 365 डेज में कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी एक पीरियोडिक इवेंट है। तो इसमें हम पीरियोडिक में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि मोशन का रिपीट होना देखेंगे, बाकी किसी और चीज से हमें कोई लेना देना नहीं। समझिए भाई। यस सर। देख रही हो ना ये बात? मतलब सिर्फ अगर कोई पूछे कि भाई कौन से वाली मोशन पीरियोडिक है, बस तुम ये देख लेना कि वो एक फिक्स इंटरवल के बाद, रिपीटेशन का जो इंटरवल है वो तुम ये बात ध्यान रखना कि ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए कि मान लो मोशन तो रिपीट हो रही है पर वो एक फिक्स इंटरवल पे ना हो के मतलब एक वेरिएबल इंटरवल पे रिपीट हो रही है, तो वो फिर पीरियोडिक नहीं। ठीक है भाई। ठीक है सर। हाँ, और जिस टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है वो कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है। ठीक है सर। अब क्या होगा आगे कि मतलब ये वाली मोशन है ना पीरियोडिक, देखो ये किसी स्ट्रेट लाइन पे भी हो सकती है या फिर ये एक सर्कुलर मोशन भी हो सकती है। जैसे जो हमारी घड़ी है, तो जो घड़ी का मिनट, आवर और सेकंड हैंड तुम देखो, तो वो भी एक फिक्स इंटरवल पर अपने आप को रिपीट करते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना जी? इसके बाद आता है, यस सर। इसके बाद जो नए टाइप की मोशन है वो कहलाती है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। इसमें हम कहेंगे कि बीइंग पीरियोडिक। तो इसका मतलब ये होगा कि तुम ये समझो कि जो पीरियोडिक की कंडीशन है
उसको क्या होना चाहिए, उसको इसको फुलफिल करना चाहिए। Yes, sir. तो पीरियोडिक की क्या कंडीशन है, पीरियोडिक की कंडीशन ये है कि मोशन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करना चाहिए, ये तो पीरियोडिक की कंडीशन है। Yes, sir. तो जो मोशन एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है एंड इट इज टू एंड फ्रो ऑन a straight line, it is called oscillatory या फिर वाइब्रेटरी। तो अब तुम ये देखो कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन में तो जैसे अगर तुम अपने स्कूल जाते हो, मान लो सुबह सुबह ना 8 o'clock स्कूल जा रहे हो रोज, तो इसका मतलब ये कोई कंफर्म थोड़ा है कि तुम पूरे दिन कहाँ घूमते रहते हो। हेलो, क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम रोज स्कूल जाते हो 8 बजे, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम पूरे दिन कोई घूमते रहते हो फिक्स पाथ पे, कहीं भी घूमते रहते हो, सबके अलग अलग पाथ है। Yes, sir. पर जो आदमी तुम्हें स्कूल में नोटिफाई कर रहा है सुबह 8 बजे, वो कहेगा कि तुम्हारी मोशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंस इन स्कूल पीरियोडिक है, ठीक है ना। Yes, sir. पर तुम्हारी मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। बोलो। ठीक है सर। तो जो मोशन ऑसिलेटरी है वो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक होगी, पर जो ऑसिलेटरी है उसमें ये कंफर्म हो गया कि एक बॉडी को अपनी मोशन रिपीट करनी चाहिए एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ऐसे पहले इधर जाए फिर इधर आए फिर इधर। हाँ सर। तो यहाँ इसका मतलब पीरियोडिक तो कंफर्म है। यस सर। तो जब भाई पीरियोडिक कंफर्म है, तो इसका मतलब हम यही तो कहेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन विल डेफिनेटली बी अ पीरियोडिक। सर यस। जैसे क्लॉक के पेंडुलम में होता है वैसे। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब भाई हम ऐसा समझे कि जैसे कि तुम्हें एक सड़क पे खड़ा कर दिया जाए, तो तुम उस सड़क पे ही इधर से इधर और इधर से इधर आते रहो, ये टू एंड फ्रो मोशन होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन पे। जैसे कि अगर हम फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखें और इस ब्लॉक को हम इस दीवार की तरफ धक्का दे दें और हम ये मान लें कि इस दीवार से ये इलास्टिकली कोलाइड करेगी, तो जब ये इससे इलास्टिकली कोलाइड करेगी तो कोलाइड करके फिर वापस आ जाएगी, फिर यहाँ इलास्टिकली कोलाइड करेगी फिर वापस आ जाएगी। तो टू एंड फ्रो मोशन और एक फिक्स इंटरवल पर रिपीट भी होगी, तो पीरियोडिक भी है और ये पीरियोडिक है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। एग्री करते हैं इस बात से, नहीं करते? करते हैं सर। So oscillatory motion will definitely be a periodic motion, but periodic motion is oscillatory. It is not necessary. ठीक है सर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आ जाए सिंपल हार्मोनिक। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या सीन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सीन ऐसा है कि बीम ऑसिलेट, मतलब ये ऑसिलेटरी तक की कंडीशन फुलफिल करेगी। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट भी करेगी और एक स्ट्रेट लाइन पे टू एंड फ्रो भी होगी। यस सर। तो इसका मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी वो पीरियोडिक भी है और वो ऑसिलेटरी भी है। यस सर।
पर जो ऑसिलेटरी है वो पीरियोडिक तो है, पर जरूरी नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक भी हो। एक एक कंडीशन जुड़ती चली गई मतलब। जुड़ती चली गई उसमें। तो मतलब ये समझना कि जो थर्ड में है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो डेफिनेटली पहली दो को फॉलो, जो बीच वाली है ऑसिलेटरी वो उससे पहले पीरियोडिक को फुलफिल करेगा। वो पीरियोडिक तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उसमें तो सिर्फ हमें रेगुलर इंटरवल पर रिपीटेशन ऑफ टाइम देखना है। यस सर। अब यहाँ पे हम कहेंगे बीम ऑसिलेटरी, तो भाई उसको अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक स्ट्रेट लाइन पर रिपीट तो करना चाहिए, पर इन एडिशन टू ऑसिलेटरी मोशन it must be a variable force or to a variable टॉर्क। मतलब ये एक फोर्स के थ्रू होनी चाहिए या फिर ये एक टॉर्क के थ्रू होनी चाहिए। मतलब इसमें जो है एक इन्वॉल्वमेंट हो गया किसका, फोर्स का या फिर टॉर्क का। टॉर्क का। जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन चलाएगी, और जिसमें टॉर्क का इन्वॉल्वमेंट हो गया वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। समझ आ गया ना ये बात? यस। अब इसमें तुम्हें एक चीज ये याद रखनी है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है या टॉर्क इन्वॉल्व है, फोर्स और टॉर्क इन्वॉल्व इज linearly related to the displacement of oscillating body, and here displacement is defined with respect to mean position। अब भाई ये जो मीन पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, ये वो पोजीशन है वेयर फोर्स नेट, मतलब नेट फोर्स जीरो है या नेट टॉर्क बॉडी के ऊपर जीरो है। तो अगर तुम्हारे से सिंपल हार्मोनिक मोशन के ड्यूरेशन में कोई ये कहता है कि ये बात कैलकुलेट करके बताओ कि मीन पोजीशन कौन सी है, तो तुम ये चेक करो कि इस मोशन में नेट फोर्स जीरो कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स या टॉर्क जीरो। जीरो होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब तुम लोगों को परेशान करेंगे। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को इतनी आसानी से समझ पाना मतलब है तो ये अपने आप में आसान, अगर एक बार तुम्हें समझ आया तो आ जाएगा। पर अगर तुमने जरा सी भी इसमें मतलब तुम केयरलेस होगे तो ये तुम्हारे चैप्टर फंस जाएगा। इसको थोड़ा सा सीरियस होकर चैप्टर करना। अगर एक बार ये समझ आ गया तो इसके साथ ये दोनों तीनों यूनिट जो है आराम से समझ आ जाएंगे, मतलब काफी हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। इसमें सर जो फोर्स है उसका वेरिएबल होना भी जरूरी है या फिर हाँ कांस्टेंट भी हो हाँ, सकता है ना फोर्स? ना 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 ना, फोर्स को भाई मैंने कहा कि ये डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ये वेरिएबल हो गया लीनियरली। टॉर्क को भी डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर। ये कंडीशन है किसी भी मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन होने। क्या क्या, कि भाई एक तो उसको अ, मतलब सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करना चाहिए, तो वो कंडीशन पीरियोडिकली फुलफिल करती है। फिर उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे टू एंड फ्रो होना चाहिए, तो वो ऑसिलेटरी भी फॉलो करती है। पर इसमें एक एडिशनल कंडीशन जुड़ जाएगी कि इस टाइप की मोशन को
एक फोर्स या टॉर्क के अंडर होना चाहिए, और वो फोर्स या टॉर्क जो है वो लीनियरली वेरी करना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ में, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि देखो, जैसे ये तुम्हारे पास दो वॉल्स, हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा और इस ब्लॉक को हमने इस तरफ पुश कर दिया, तो ये इधर आया, इस दीवार से टक्कर मारी इसने, फिर ये इधर चला गया, इसने इस दीवार से टक्कर मारी, फिर ये इधर आ गया, ये वापस अपनी जगह पे अपनी मोशन को रिपीट करने की कंडीशन में आ गया। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो ये हमेशा सेम स्पीड से रिबाउंड होगा, जिससे कोलाइड करेगा, ये बात हम लोग कोलिजन वाले लेक्चर में पढ़ चुके। तो यहाँ पे तुम देखो मोशन टू एंड फ्रो है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करेगी, पर यहाँ किसी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इस पूरी जर्नी में कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ ये कोलिजन फोर्स को हम इम्पैक्ट फोर्स समझ सकते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगेगा, पर पूरी जर्नी विदाउट अ फोर्स कांस्टेंट स्पीड से कवर होती है। समझ पा रहे हो? तो ये सर ऑसिलेट क्यों हुआ फिर? हाँ, ये ऑसिलेटरी तो हुआ। अब ठीक है सर। अब दूसरी इंसिडेंट देखो, तुमने एक स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, अब ये यहाँ पर अपनी नेचुरल लेंथ की पोजीशन में है, ये जो स्प्रिंग है, ये यहाँ पे स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स इधर है ना इधर है, ऊपर की तरफ जो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है वो एमजी से बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो यही हम मीन पोजीशन भी कहेंगे। ठीक। यस सर। अब हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन में, कितना एक्स, देखते रहना जरा, तो स्प्रिंग में अपनी नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेशन आ जाएगा, एक्स। यस सर। तो एलोंगेटेड स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर की तरफ एक फोर्स देगा के एक्स, हुक्स लॉ। ठीक है। देखा सर। अब तुम ये देखो कि जैसे जैसे ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ चलेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो एलोंगेशन कम होने लगेगा, तो वैसे वैसे फोर्स भी तो कम होगा। यस सर। इस फोर्स को देखो तुम, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है सर। अब ध्यान से समझना, जब ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक ले आएगा, तो हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ये ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है, या हम ये कहेंगे कि स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उस टाइम पे ये ब्लॉक इधर की तरफ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका है। यस सर। तो अब इस मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करने के बाद ये फिर लेफ्ट की तरफ को भागेगा, जब ये फिर से लेफ्ट की तरफ भागेगा तो ये इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब देखो, ठीक है सर। जैसे जैसे इसका कंप्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इधर की तरफ एक फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कंप्रेशन के साथ बढ़ेगा, और ये वेलोसिटी वापस कम होने लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है और फोर्स राइट की तरफ है, तो ये जितनी दूर से आया था उतनी दूर ही यहाँ पहुंच के राइट साइड में एक्सिस पे ही रुक जाएगा, या हम ये कह देंगे कि इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी वापस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर। तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्लॉक जब यहाँ पे रुकेगा तो ये यहाँ रुकेगा परमानेंटली, ये फिर से ब्लॉक को वापस स्प्रिंग राइट की तरफ धकेल लेगा, जब ये इस पोजीशन से वापस इस पोजीशन में आएगा, अब की बार इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी राइट की तरफ हो जाएगी, फिर ये इस पोजीशन नंबर 1 तक आ जाएगा दोबारा से, फिर वहां से लेफ्ट, तो ये पोजीशन जो है अगर हम यहाँ से इसको छोड़ दें तो पहले ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे और फिर ऐसे, अब तुम देखो ये दोबारा से अपनी मोशन रिपीट करने की टेंडेंसी में पहुंच गई। तो यस सर। तो तुम बताओ, एक तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन नहीं है सर। है?
अब जब ये स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन है, तो क्या इस मोशन के ड्यूरेशन में इस में कोई फोर्स इन्वॉल्व है या नहीं? ऐसा कि एक्स फोर्स इन्वॉल्व। जो कि डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर। अब इसको, ये जो सिचुएशन नंबर 1 है और ये सिचुएशन नंबर 2 है, इन दोनों में जरा तुम डिफरेंस चेक करो एक बार। ऊपर वाली में एक वेरिएबल फोर्स नहीं है, नीचे वाली में के एक्स वेरिएबल फोर्स है। हाँ, तो ये टू एंड फ्रो है, सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है, तो ये ऑसिलेट रही है। ये सिंपल है। ये बता तो दो। मतलब ये 3 लेवल हो गए, पीरियोडिक, फिर ऑसिलेटरी और फिर एसएचएम। हाँ, पीरियोडिक तो कैसे भी घूम घाम के यहाँ आ जाए फिक्स इंटरवल पे, अगले दिन ये इस तरह का चक्कर काट के यहाँ आ जाए, बस ये देखा जाएगा कि ये रिपीट कर लिया अपने आप पे फिक्स इंटरवल पे, तो पीरियोडिक होगी। अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे टू एंड फ्रो मोशन में रिपीट करती है तो वो ऑसिलेटरी हो जाएगी। और अगर वो इस तरह की कंडीशन है जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और फोर्स भी ऐसा जो लीनियरली वेरी करे, अगर कोई दूसरा वेरिएबल आ जाता है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो वो फिर ऐसे चलेगा। फोर्स को ठीक है लीनियरली सर। वेरी करना चाहिए किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट को मिलकर। एग्री होना इस बात से? हाँ सर। अब ये देखो भाई, थोड़ा सा अब थोड़ा आगे ना एक तो काफी इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा, यही चैप्टर का मेन कंसर्न है जो शुरू होता है, जिसे मैं कल कराऊंगा, आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ देता हूँ। देखो ध्यान से सुनिएगा कि अगर सपोज करो कि एक पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है t इक्वल टू 0 पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो चलना शुरू करे, तो अगर हम उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखें तो हम यही तो लिखेंगे। यस सर। अगर 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो 5t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देंगे। हाँ सर। अगर यही पार्टिकल जिस, मतलब ये ऑब्जर्वर 1 है, इसने इसको ऑब्जर्व किया t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे, ये दूसरा ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व करने में थोड़ा लेट हो गया, तब तक ये ओरिजिन से 10 मीटर आगे पहुंच गया था। तो यही पार्टिकल है ऊपर वाला ही है, बस ऑब्जर्वेशन थोड़ी लेट हुई। ठीक है, तो यस सर। ये जो ये भाई साहब है, ये इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? 10 प्लस 5t। देखो अगर हम यहाँ t इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन आएगा। यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू 0 रखते हैं तो x 10, यानी कि जब इसने ऑब्जर्वेशन शुरू करी तो वो ओरिजिन से 10 मीटर दूर था पहले से। अच्छा, यस सर। एक इतना एक्साइटेड हो रहा था बेचारा ये तीसरा आदमी कि इसने जो अपनी स्टॉप वॉच थी उसको ऑन कर लिया जब ये ओरिजिन से 10 मीटर पहले ही था, तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेगा। ये बता दो कि ये सारे इंसिडेंट तुम्हें समझ आ पा रही है या नहीं? आ रही है सर। तो इसमें तुम देखो एक ही चीज को ऑब्जर्व करा जा रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट। उसकी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग लिखी जा रही है। यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने ऑब्जर्वेशन करते टाइम टाइम मेजरमेंट कब शुरू करी, उस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी। यस सर। इसका मतलब पोजीशन मेजरिंग करते टाइम इनिशियल पोजीशन कहाँ सिचुएटेड है पार्टिकल, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने में। करती है सर। अब भाई तुम ये देखो कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट होगी, मान लो वो यहाँ से अपनी मोशन शुरू कर सकती है इधर की तरफ, और भाई वो यहीं से अपनी मोशन शुरू कर सकती है इधर की तरफ, क्या दोनों की इक्वेशन सेम लिखेंगे नहीं सर। डिस्प्लेसमेंट की? या फिर एक पार्टिकल अपनी मोशन को यहाँ से शुरू कर सकता है इधर की तरफ, एक पार्टिकल अपनी मोशन को यहाँ से शुरू कर सकता है इधर की तरफ। तो मुझे ये बताओ कि कितनी ऐसी पॉसिबिलिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाली पार्टिकल की हो सकती है जिसको तुम अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करना शुरू करो। एक लेफ्ट लेफ्ट एंड से, एक राइट एंड से, और मिडिल में राइट की तरफ, या फिर मिडिल में लेफ्ट की तरफ। ऐसी कितनी सारी पोजीशन हो सकती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकती है भाई, यहाँ से कर सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये बीच की यस कोई सर।
और इधर की तरफ भी कर सकती है और इधर की तरफ भी। मतलब कहीं से भी किसी बॉडी को स्टार्ट किया जा सकता है ऑसिलेट करने से। यस सर। या हम ये कह लेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो है वो लेनी है, तो पता चला एक क्लास में ऑसिलेटिंग बॉडी है, वो ऑसिलेट हो जा रही है, सुबह से शाम तक ऑसिलेट हो रही है। क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो वन बाय वन विजिट करते रहे तो हर आदमी को वो एक ही जगह थोड़ा ही मिलेगी। कोई बोलो। यस सर। इसका मतलब हर आदमी के लिए उसकी स्टार्टिंग की पोजीशन अलग अलग हो सकती है ना, कुछ के लिए सेम भी हो सकती है। हो सकती है सर। तो क्या सारे लोग उसकी इक्वेशन सेम ही लिखेंगे? नहीं सर। एक तो ये बात समझ लो कि किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जब हमें लिखनी होगी तो उसकी इनफाइनाइट इक्वेशन लिखी जा सकती है, जो इस बात पर डिपेंड करेंगी कि वो बॉडी t=0 पे अपनी मोशन कहाँ से शुरू कर। हाँ सर। और अगर तुमने एक बार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी जो टाइम डिपेंडेंट है, तो इसके बाद में वेलोसिटी dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, फिर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, जो कि तुम v पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होती है, जो हम लोग एफ डी एक्स से कैलकुलेट कर चुके हैं और एफ यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो तुम ये देखो इस चैप्टर में जितनी भी चीजें आगे बढ़ेगी उन सब का मेन ओरिजिन जो है वो कौन है? उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को सही तरीके से लिख। यस सर। अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखने में कोई भी गलती करी तो ये समझना कि इस पूरे चैप्टर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आगे तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। सब लाइन से गलत होता हुआ हाँ, चला जाएगा। अब तुमने जो काइनेमेटिक्स पढ़ी है उसका फुल फ्लेजेड यूज होने वाला है, वो सारी ठीक है यूज हो सर। जाएगी। समझ गया ना मेरी बात? टोटल यस सर। काइनेमेटिक्स का यहाँ फुल फ्लेजेडली यूज होने वाला है बड़े अच्छे से। तो इसलिए कल ठीक से जरा प्रिपेयर हो गया ना, इस चैप्टर को थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग अलग अलग जगह से किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी की इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट की लिखना सीखेंगे। अगर तुमने ये काम सीख लिया तो ये समझना कि इस चैप्टर का तुम्हारा मेजर पार्ट खत्म हो जाए। सर हाँ बेटा बोल। सर जो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ये इसी पर ही तो डिपेंड करता है ना कि जो देखने वाला है वो उस बॉडी को कहाँ से देख रहा है हाँ और इसी कब पर किस टाइम देख रहा है। हाँ इसी बात पे तो डिपेंड कर रहा है। देखो इन सब ने इसको अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करा, बॉडी तो एक ही थी, सबने इक्वेशन अलग अलग। ओके समझ गए ना मेरे साथ चीजें? यस सर। तो कल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, इसलिए तो तुम लोग छुट्टी मत मारना, थोड़ा सा कोशिश करना कि मतलब इस चैप्टर में पूरे चैप्टर में 100 के 100% रेगुलेटिंग मेंटेन करें। यस सर। ठीक है, कल मिलते हैं।